आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लेख आश्रम का अनुमानित व्यय। इस लेख के लेखक है हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं। दोस्तों, इस लेख के पिछले भाग में यानी भाग 1 में हमने जाना कि किस प्रकार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत में आते हैं और वह और उनकी संस्था वाले अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना करने का निर्णय लेते हैं। इस पर गांधी आश्रम के बनने में आने वाले खर्च और ज़रूरत के सामान के बारे में लिखते हैं कि आश्रम के लिए कितनी जगह चाहिए, कितने लोग वहां आएंगे एवं रसोईघर, खेती, पुस्तकालय और इनके सामान के बारे में हमने जाना कि इन सभी चीज़ों पर कितना खर्च आ सकता है। पढ़ते हैं इस लेख के आखिरी भाग को यानी भाग 2 को। जानेंगे कि इस लेख में गांधी जी ने आश्रम के अनुमानित व्यय पर क्या लेख लिखा है। मुझे मालूम है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यहाँ महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि जो प्रमुख लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने यह फरमान किया है कि जो आश्रम है वह अहमदाबाद में खोला जाए, अहमदाबाद में उस आश्रम की स्थापना हो। और जो प्रयोग वे बता रहे हैं कि अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना के लिए जो जो कार्य करने हैं वह 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष तक अहमदाबाद में किया जाए। फिर आगे बताते हैं महात्मा गांधी जी, यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। अब पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने खर्चे के बारे में बताया था कि स्थापना के समय क्या क्या खर्चा आश्रम में आ सकता है। वह बता रहे हैं कि उसी खर्चे को अहमदाबाद के लोगों और अहमदाबाद की सरकार को उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। यहाँ महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि उनकी मांग क्या है। उनकी मांग यह है कि अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद के प्रमुख लोग हैं, यदि वह आश्रम के लिए ज़मीन और मकान दे दे, तो जो बाकी का खर्चा है वह महात्मा गांधी जी कहीं और से दूसरी जगह से जुटा लेंगे। उस सब का प्रबंध, बाकी के खर्चों का, वह खुद से कर लेंगे। फिर आगे कहते हैं, अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यहाँ महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि खर्चा अनुमान से कहीं ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वह मानते हैं कि ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्चा अहमदाबाद के प्रमुख लोगों को उठाना चाहिए आश्रम के निर्माण के समय। फिर आगे कहते हैं, यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने का खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। यहाँ महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि अहमदाबाद के प्रमुख लोग यदि 1 वर्ष के आश्रम का खर्चा नहीं उठा सकते, तो मैं ऊपर बताए गए खाने का खर्च का इंतजाम महात्मा गांधी जी खुद कर सकते हैं। खाने का खर्च बताया था उन्होंने 6,000 रुपये। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हो। अब जो खर्चा गांधी जी ने हमें बताया था पिछले भाग में, वह आगे बताते हैं कि जल्दबाजी में अनुमान लगाया है कि ये चीज़ें आश्रम स्थापना के समय हमें चाहिए होगी, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी और इस पर खर्चा आएगा। अब वह कह रहे हैं कि हो सकता है यह खर्चा ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, और हमें वस्तुओं की अधिक भी ज़रूरत पड़ सकती है और कम भी ज़रूरत पड़ सकती है। यह तो जब ही तय होगा तब स्थापना होगी। अभी तो सिर्फ अनुमान लगाया है, इसलिए वह कह रहे हैं कि हो सकता है कि अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह हो सकता है कि कुछ बातें, कुछ वस्तुएं उनसे छूट गई हो। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थिति की जानकारी नहीं है। यहाँ महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि मुझे अहमदाबाद के लोकल एरिया की जानकारी नहीं है। वहाँ कैसी महंगाई है, वहाँ कैसी चीज़ें मिलती है। हो सकता है खर्चा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अहमदाबाद में वह कभी इससे पहले गए नहीं थे, तो उन्होंने ना ही वहाँ के एरिया के हिसाब से खर्चा लगाया है। उन्होंने तो अनुमान लगाया है कि इतना मोटा खर्चा आ सकता है। इसलिए वे कहते हैं कि खाने के अलावा
मुझे बाकी स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है। वह कहते हैं आगे, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। इसलिए वह प्रमुख लोगों को बताते हैं कि उनके अनुमान में भूल भी हो सकती है। उनका अनुमान आगे पीछे भी हो सकता है। फिर आगे लेख में लिखा है, अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। यहाँ बताया गया कि अहमदाबाद में जो आश्रम बना है, उसका संविधान है, उसकी रूपरेखा है, वह स्वयं गांधी जी ने तैयार की थी। इस संविधान के मसवीदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते हैं। यहाँ बताया गया है कि इस रूपरेखा से पता चलता है कि भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे गांधी जी। फिर लेख में आगे लिखा है गांधी जी ने, यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। वह बताते हैं कि यदि अहमदाबाद 1 वर्ष का खर्च उठाएगा तो खर्चों की सूची इस प्रकार होगी। पहला है किराया, बंगला और खेत की जमीन। फिर दूसरा है किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार। तीसरा है मोची के औजार। फिर चौथा है चौके का सामान, चौके अर्थात रसोई का सामान, रसोई घर का सामान। फिर आगे बताते हैं एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। फिर आगे बताया है 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। यानी ये सभी खर्चे अहमदाबाद के प्रमुख लोगों से मांगे हैं गांधी जी ने आश्रम के लिए। फिर आगे जो घरेलू सामान है उसकी सूची भी गांधी जी ने बताई गई है, बताया है कि कैसे घरेलू सामान चाहिए होगा आश्रम की स्थापना के समय। 4 पतीले, 40 आदमियों का खाना बनने योग्य। 4 पतीले चाहिए जिसपे 40 आदमियों का खाना बन सके। फिर वे आगे बताते हैं छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य। ऐसी दो छोटी पतीलियाँ चाहिए जिससे 10 आदमियों का खाना तैयार हो सके उसमें। 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलश, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, एक कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंथने की परातें, एक पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन। फिर आगे बताते हैं और क्या सामान उन्हें चाहिए होगा। वह कहते हैं 5 पतीले के ढक्कन जिससे पतीलों को ढका जा सके, 5 अनाज रखने के बर्तन जिससे सूखा अनाज रखा जा सके जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, ये सभी आटा वगैरह, मसाले वगैरह ये सब। फिर आगे कहते हैं 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 4 कपड़े 4 कपड़े धोने के टब चाहिए जिसमें कपड़े धोए जा सके, 2 छलनियाँ, एक पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, चक्की चाहिए जिससे अनाज खुद खुद आश्रमवासी पीस कर खा सके, 10 चम्मच, एक करछा, एक इमाम दस्ता अर्थात जिस पर हम मसाले कूटते हैं वह, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ चाहिए, 3 मेजें चाहिए आश्रम के लिए, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ चाहिए, 3 दवातें चाहिए, 6 काले तख्ते चाहिए, 6 रैक चाहिए, 3 भारत के नक्शे चाहिए, 3 दुनिया के नक्शे चाहिए, 2 बम्बई अहाते के नक्शे चाहिए यानी बम्बई शहर के नक्शे चाहिए, एक गुजरात का नक्शा चाहिए, 5 हथकरघे चाहिए, बढ़ई के औजार चाहिए, मोची के औजार चाहिए, खेती के औजार चाहिए, 4 चारपाइयाँ चाहिए यानी खाट चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, 5 लालटेन। अब उस समय बिजली तो थी नहीं इसलिए लालटेन के द्वारा ही रात में उजाला किया जाता था। फिर वे आगे कहते हैं 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, 4 सड़क की बत्तियाँ। फिर वह ये लेख ये सारा सामान किस में लिखा था? वैशाख बदी 13 के एक लेख में जो मंगलवार को संपादित हुआ था और दिनांक 11 मई 1915 को लिखा गया था, मतलब उसमें संपादित किया गया था। तो ये छोटे मोटे घरेलू सामान थे जो बहुत ज़रूरी है उस समय जब जब आश्रम में लोग स्थापना के वक्त आएंगे और आश्रम की स्थापना करेंगे और आश्रम का कार्य उसके निर्माण कार्य में अपना सहयोग देंगे। गांधी जी यहाँ बताते हैं कि उन्होंने उन्होंने किसी कारीगर को या कोई पेशेवर कारीगर को नहीं बुलाया था। वह चाहते थे कि स्वयं लोग अपना काम करें और आश्रम के निर्माण में वह अपना सहयोग बटाए। उन्होंने रसोई के लिए कोई रसोइया नहीं बुलाया था, मकान बनाने के लिए कोई मिस्त्री नहीं बुलाया था, खेती के लिए कोई किसान नहीं बुलाया था, सफाई करने के लिए कोई चपरासी नहीं बुलाया था।
ये सारी चीज़ें वह चाहते थे कि लोग खुद आके इधर काम करें और आश्रम को बनाने में अपना सहयोग दें। फिर वे आगे कहते हैं, मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। लोहार होता है जो लोहे का काम करता है, अब उसके औजारों की भी जरूरत गांधी जी मानते हैं। और राजमिस्त्री होता है जो मिस्त्री होता है, जो ईंटों का काम करता है, सीमेंट वगैरह जो मकान बनाता है, वह राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत उन्हें पड़ेगी। वह आगे कहते हैं, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। और वह आगे बताते हैं कि उन्होंने इस हिसाब में आगे का खर्च शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया। फिर वे बताते हैं शिक्षण के सामान में उन्हें क्या चाहिए, 5-6 देशी हथकरघे चाहिए होंगे। हथकरघा होता है एक कपड़ा बुनने का करघा जो हाथ से चलाया जाता है। अब दोस्तों हमें पता होगा कि गांधी जी चरखा चलाते थे और अपने वस्त्र खुद उससे बुनते थे फिर पहनते थे। और वही हाथ के चरखे को आश्रम वासियों को सिखाना चाहते थे कि वहाँ चरखे को सिखाने के लिए हथकरघे की आवश्यकता होगी, वह भी 5 से 6 देसी हथकरघे। तो दोस्तों यह था लेख आश्रम का अनुमानित व्यय। गांधी जी के इस लेख को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि गांधी जी अपने आश्रम की स्थापना से पूर्व उस पर आने वाले खर्च के बारे में यहाँ बता रहे हैं, ताकि बजट का सही सही अंदाजा लगाया जा सके। गांधी जी के इस लेख से हम यह भी समझ सकते हैं कि किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में पहले विचार करें, उसकी रूपरेखा तैयार करें और उस पर आने वाले खर्चे का अनुमान लगाकर रखें, ताकि बजट का ठीक ठीक अंदाजा लगाया जा सके। तो दोस्तों यह था लेख आश्रम का अनुमानित व्यय। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।